प्रणाम यार मिश्रा और आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये फाइनली होने वाला है वीडियो नंबर 2 पार्ट नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो गाइस इसमें हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने आगे टॉपिक्स को। लेकिन ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो होती है एटमॉसिटी है, मैं इसको क्लियर करने के बाद आगे के एटमॉसिटी से रिलेटेड मींस एटमॉसिटी तो जो टॉपिक है वो तो बहुत ईजी है, पर इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन हो जाते हैं जेईई मेंस लेवल में जो कि बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, बना देते हैं। मैं टफ नहीं बनाते पर वो थोड़ा सा उसमें दिमाग ज्यादा लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में। अब वैसे क्वेश्चन क्या है भैया मैं बताता हूँ, ठीक है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एटमॉसिटी मतलब क्या समझते हो आप लोग? एटमॉसिटी एटमॉसिटी मतलब क्या समझते हो कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसे कहते हैं एटमॉसिटी। भैया जैसे कि H2O है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है वही हो जाएगा इसका एटमॉसिटी। कितने? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 3 इसकी एटमॉसिटी हो जाएगी। भैया H2SO4 में कितने हो जाएंगे? H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। भैया इसके 7 हो जाएंगे क्योंकि इसमें 7 एटम है। मैंने कहा हाँ भैया जो आसान है एटमॉसिटी पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सेटअप कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो मैं पहले क्वेश्चन इजी देते हैं फिर उसको लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 में मैंने पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ पैकेट ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है, इन अ पैकेट ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ पैकेट ऑफ global salt। इसमें क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ पैकेट ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। अब इसमें क्या बोला है कि कितने ऑक्सीजन एटम होंगे एक ग्लोबल सॉल्ट के पैकेट में। हाँ आपने कहा भैया ये तो आसान है, पर अगर हमें ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला मिल जाए तो मैं ऑक्सीजन एटम तो बता दूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया आप ऑक्सीजन ये ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला बता दो। मैंने कहा ठीक है उनको बताते हैं। तो इसका आंसर जो है ग्लोबल सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4.10H2। ये होता है हमारा ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं कहीं डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है ये देखते हैं। इसमें 4 ऑक्सीजन एटम इधर, 10 ऑक्सीजन एटम इधर, टोटल दिया इसमें 14 ऑक्सीजन एटम है। मैंने कहा ठीक है भैया इसका आंसर 14 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। मान लो कि अगर आपका आंसर गलत हो जाता, आपने कहा नहीं नहीं गलत तो नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा इसमें पूछा है कि फाइंड करो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ पैकेट ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। हमें ग्लोबल सॉल्ट एक पैकेट दिया, उसमें ना कि ये जस्टिफाई किया गया कि कितने मॉलिक्यूल है, कितने ग्लोबल सॉल्ट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पैकेट में, ये जस्टिफाई तो नहीं किया गया। आपने कहा हाँ भैया ये तो सही कह रहे हैं आप। हमने क्या फाइंड किया? मैंने तो एक मॉलिक्यूल का फाइंड किया है कि 14 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में। आपने कहा हमें तो भैया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 14, मतलब कि 14 का इंटीग्रल मल्टीपल इसका आंसर होगा। अगर इसमें ऑप्शन में 14 है तो वो भी ठीक होगा, अगर मल्टीपल में 140 है तो वो भी ठीक होगा, 1400 है तो वो भी ठीक होगा। भैया कैसे? अगर मान लो कि 2 मॉलिक्यूल है तो उसमें कितना होगा? एक मॉलिक्यूल में 14, 2 मॉलिक्यूल में 14 × 2, 3 है तो क्या 14 × 3, अगर 4 है तो 14 × 4, अगर 10 है तो 14 × 10 जो कि 140 हो जाएगा। अगर मान लो 100 है 14 × 100 जो कि 1400 हो जाएगा ऑप्शन। और ये भी सही है, ये एक मॉलिक्यूल, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 14। और अगर ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन है जो कि इसके इंटीग्रल मल्टीपल है तो उसको आप टिक करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि ये इजी था, ठीक है। एक ये भी इजी लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज लेते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसमें आपने ऑक्सीजन एटम बताना है कि कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। भैया ये भी तो आसान है, अगर हमें ये पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। आपने कहा कि एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? मैंने कहा कि 11 है। आपने कहा 10 पूछा है 10 मॉलिक्यूल का, तो 10 × 11 कर देंगे, 110 आ जाएगा आंसर। मैंने कहा ये भी सही है। आपने कहा भैया ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो आसान है,
तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ क्वेश्चन का। मैंने कहा ठीक है, रुको बढ़ाते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा अगर मान लो पोटास एलम का एक सॉल्ट है, पोटास एलम एक सॉल्ट होता है जो कि उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ फर्दर वीडियो में। मान लो कि पोटास एलम के सॉल्ट में 400 ऑक्सीजन एटम है, पोटास एलम के सॉल्ट में 400 ऑक्सीजन एटम है, तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? भैया क्वेश्चन एक बार लिख देते आप। मैंने कहा देखो, इफ देयर आर 400 ऑक्सीजन एटम इन सॉल्ट ऑफ पोटासियम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो, if there are 400 oxygen atom in the salt of potassium, then find the number of hydrogen atom present. मैंने कहा if there are 400 oxygen atom in the salt of potassium, then find the number of hydrogen atom in. अगर इसके कुछ सॉल्ट है, थोड़ा सा सॉल्ट लिया मैंने, उसमें अगर मैंने मान लिया कि एक एक्सपेरिमेंट करके मैं पता चल गया उसमें 400 ऑक्सीजन एटम है, तो हमें ये बता दो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। आपने कहा ठीक है भैया, क्वेश्चन समझ आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने कहा ठीक है देखो, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, और नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देखो। हम पोटासियम का सॉल्ट, जो पोटासियम होता है उसका पहले फॉर्मूला देखते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्रैश डॉट 24H2। ये पोटासियम जो कि फटकरी कहा जाता है, जो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल के पोटासियम में कितने ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं। 4 इधर, 12 इधर, 24 इधर, टोटल कितने हो गए? 40 ऑक्सीजन एटम इन अ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 40 ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं, तो 400 ऑक्सीजन एटम कितने मॉलिक्यूल में पाए जाते होंगे? भैया डिवाइड कर दो, 400 को 40 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 मॉलिक्यूल किसके? पोटासियम में हमारे 400 ऑक्सीजन एटम है, तो इसी 10 मॉलिक्यूल में पूछा कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। भैया हम अगर हमें पता चला कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, तो हम उसी को 10 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। आपने कहा कितने हाइड्रोजन एटम है देखते हैं भैया। इसमें 24 into 2 48 हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, हमें 10 मॉलिक्यूल में पूछा है, 10 into 48 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 480, इसका आंसर आ जाएगा। आपने कहा भैया हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल से था, और इससे मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया वो भी जे में पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन जे में पूछा जा सकता है, और चांसेस हैं कि आगे ये पूछा जाए। इनमें से छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फ्रेमिंग कैसे हो सकती है, मैंने अभी तक ये बताया। ठीक है, अब गाइज मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है एनालिसिस ऑफ सैंपल। तो गाइज अब देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो एनालिसिस ऑफ सैंपल होने वाला है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सैंपल। अब भैया ये क्या होते हैं? अब देखो ये एक जे में एक इस कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। एनालिसिस ऑफ सैंपल, कुछ सैंपल दे दिया जाएगा, मतलब कि आपको CO2 का सैंपल, कुछ कंपाउंड का सैंपल दे दिया जाएगा, उसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, नंबर ऑफ कुछ फाइंड करो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी में, एनालिसिस ऑफ सैंपल में। ठीक है, अब मैं इसको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप कुछ नहीं आता इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ सैंपल में। एनालिसिस ऑफ सैंपल में मैं मेन टॉपिक आने से पहले एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, मान लो कि ये एक बक्सा है। ठीक है, एक बक्सा लेते हैं बड़ा सा, ये इसमें बहुत सारे सेब हैं। ठीक है, मान लो इसमें बहुत सारे एप्पल्स हैं। अब ये जो एप्पल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एप्पल हैं, उसके बाद इसका वेट मेजर किया गया, इसका वेट आ गया 100 kg, और आपको बताया गया कि वेट ऑफ 1 एप्पल
इज 1 kg। इसमें बताएगा वेट ऑफ वन एप्पल इज 1 kg, और इसमें एक सैंपल देगा, इस बक्से में टोटल 100 kg है। ठीक है, अब देखो मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ कंपाउंड दिए रहेंगे, पर मैं इस एग्जांपल के समझाने पर मैं उसको भी समझाता हूँ, तो इसे ध्यान से समझना और उसकी चिंता मत करना। ठीक है, अब मान लो कि इस बक्से में टोटल वेट है 100 kg और एक एप्पल का वेट है 1 kg। तो इसमें एक आसान से क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ एप्पल कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी क्या है जो इसमें रखा गया है उसे हम एंटिटी बोल रहे हैं। नंबर ऑफ द एंटिटी, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द एटम, मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्म पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसी इसमें क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एंटिटी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एंटिटी प्रेजेंट इन दिस बॉक्स। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला तो हमारा सिंपल सा है भैया, टोटल वेट ऑफ द सैंपल, टोटल वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉक्स अपॉन इसमें जो है उसमें इसका एक एंटिटी का वेट ऑफ 1 एंटिटी। अब इसमें एंटिटी क्या है, एप्पल है। टोटल वेट क्या है, 100 kg, और एक एंटिटी का वेट क्या है, एक एप्पल का वेट क्या है, 1 kg। तो आ गया कितना, 100 एप्पल इसमें प्रेजेंट है। इस एप्पल की क्वांटिटी कितनी है, 100 क्या है, एंटिटी है, 100 एप्पल है। ठीक है, अब मान लो कि इसमें इस एप्पल में बीज भी है। ठीक है, दुकानदार ने कहा इसमें तो बीज भी है। आपने कहा ये कौन सी बात है, मैंने कहा ठीक है, जैसे मान लो दुकानदार बहुत अच्छे इंसान होते हैं, मान लो इसमें 3 टाइप के बीज हैं, एक नीला, एक येलो, एक नीला, एक लाल। इसमें दो येलो हैं, 2 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। ठीक है, बीज है। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा कि बता दो मुझे कि इस बॉक्स में टोटल येलो जो सीड्स हैं, येलो सीड हैं, वो कितने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ येलो सीड्स इन दिस बॉक्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ येलो सीड। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है, नंबर ऑफ येलो सीड। आपने कहा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है एप्पल की, आपने कहा 100। मैंने कहा ठीक है, और एक एप्पल में एक एंटिटी में एक एप्पल में कितने बीज प्रेजेंट है, येलो वाले। आपने कहा 2। मैंने कहा 2। कह रहे कितने बीज जाएगा, 200 सीड्स येलो वाले होंगे इसमें। मैंने कहा हाँ सही है। मैंने कहा चलो ठीक है, नंबर ऑफ द रेड सीड बताओ। आपने कहा टोटल कितनी क्वांटिटी है, आपने कहा 100 क्वांटिटी है एप्पल की, और एक एप्पल में 2 रेड बीज है, 2 रेड सीड्स है। तो 100 एप्पल में कितने होंगे, 100 × 2, 200, उसका भी आंसर आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा नंबर ऑफ ब्लू सीड्स। आपने कहा सेम 100 एप्पल्स हैं और 2 सीड्स उसमें भी ब्लू वाली हैं, 200 आ जाएगा इसका भी आंसर। मैंने कहा हाँ सही है। बस ये क्वेश्चन था भैया। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया बहुत आसान था, मुझे नहीं समझ आया कि जे इसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा, एनालिसिस ऑफ सैंपल में। मैंने कहा ये तो उसमें पूछेगा नहीं कितने सीड थे, कितने बीज थे, उसमें तो क्वेश्चन थोड़ा से केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जस्ट इमेजिन, मैंने एक क्वेश्चन दिया, इमेजिन मत करो, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, 250 ग्राम ऑफ CO2 सैंपल, 250 ग्राम ऑफ CO2 सैंपल। मैंने कहा 250 ग्राम किसका है, क्या है, CO2 सैंपल का। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ फाइंड द नंबर ऑफ, इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स, find the number of molecule, find the number of atoms, find the number of proton, neutron, electron, valence electron, और क्या पूछ सकता है, और नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, find the number of molecule, find the number of atom, find the number of proton, find the number of neutron, electron, valence electron और न्यूक्लियस। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन
इसी में से बन सकते हैं। अब मैं इन्हीं क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और अच्छे से डिटेल में एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। आई होप इसमें आप समझ जाओगे इस एक एग्जाम्पल में। अगर नहीं समझ आया फर्दर में एक और एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ठीक है। अब 250 ग्राम क्या है, CO2 सैंपल है। हम CO2 को जरा एनालाइज करते हैं, ठीक है। CO2 क्या है, इसमें मुझे बताओ कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। हम प्रोटॉन अभी क्या फाइंड, ये प्रोटॉन नहीं फाइंड करें कि इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें तो पूछा है 250 ग्राम CO2 सैंपल में कितने प्रोटॉन है। मैं तो अभी एक CO2 में बता रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल मैंने CO2 का लिया, मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। आपने कहा कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, पर हमें प्रोटॉन गिनना है तो 6 प्रोटॉन इसमें होते हैं। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, पर इसमें 2 है, 8 और 16 प्रोटॉन हो गए उसमें, और इसमें 6 प्रोटॉन है, 16 और 8 कितने हो गए, 22 प्रोटॉन। 22 प्रोटॉन। मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, पहले बता दो। आपने कहा 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, पर न्यूट्रॉन की संख्या मीन्स ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 6 ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं पर ऑक्सीजन 2 है, तो 8 × 2 16 हो गया। और कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 16 प्लस 6 हो गया 22 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है। आपने कहा कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, सेम 6 कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ऑक्सीजन 2 है, तो 8 × 16 और 16 + 6 = 22। हाँ भैया, मैंने तो भैया इसमें एक मॉलिक्यूल को मैंने ये बता लिया कि इसमें ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। मैंने कहा ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैंने कहा हाँ। अब मैंने कहा कि मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस 250 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब ये क्वेश्चन पिछले टाइम एग्जाम्पल नहीं लगा कि मास पूरा टोटल सैंपल का गिवन है और उसमें एंटिटी पूछ रहा है कि कितने एंटिटी है, कितने CO2 के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ रहा है ना। तो इसका क्या फॉर्म हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है, वेट ऑफ टोटल सैंपल अपॉन वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब वेट ऑफ टोटल सैंपल कितना है, 250 ग्राम। और वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या है, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के CO2 में कितना वेट है। एक मॉलिक्यूल का वेट जो होता है CO2 का, वो कैसे डिफाइन होता है, उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, कितने न्यूक्लियॉन्स है। अब इसमें भैया न्यूक्लियॉन्स तो कैसे डिफाइन होता है, न्यूक्लियॉन्स में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, 22 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन्स है। तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए, 44 न्यूक्लियॉन्स हो गया। और 44 न्यूक्लियॉन्स को अगर हमें एटॉमिक वेट भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1U से, तो वो हो जाएगा 44U। तो 44U इसका एक मॉलिक्यूल CO2 का वेट आ जाएगा, 44U। अब बेसिकली यहाँ पर ग्राम है, यहाँ यूनिफाइड मास है U है, तो हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको। 250 ग्राम अपॉन 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और 250 अपॉन 44 और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻⁻24। और इसके बाद फर्दर ये 250 अपॉन 44, मैं सॉरी आधा हिंदी आधा इंग्लिश निकल रहा है, 250/44 इंटू NE क्या हो गया, इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, से डिनोट करते हैं NE से। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल आ गए, इतने एंटिटीज आ गए। कैसे आया, वेट ऑफ टोटल सैंपल अपॉन वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मैंने वेट निकाला और टोटल सैंपल का वेट दिया गया था। पिछले एग्जाम्पल की तरह मैंने इसमें बता दिया कितने मॉलिक्यूल है, कितने एंटिटी है, कितने सेव है। एक बक्सा था उसमें 250 ग्राम था, मैंने पूछा कितने उसमें कितने सेव है। अब मैंने कहा टोटल वेट कितना ये है और एक का वेट कितना 44 है, मैंने डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। अब देखा इतने एक्टर है, तो आपने कहा इतने मॉलिक्यूल है। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, आपने ये तो बता लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने कहा चलो ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने पता कर लिया।
नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता चलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पता करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए? मॉलिक्यूल टोटल मॉलिक्यूल इनटू एटोमोसिटी टोटल मॉलिक्यूल इनटू एटोमोसिटी, ये फॉर्मूला आप लोग बता दिया। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 250। टोटल मॉलिक्यूल क्या हमने फाइंड किया? ये है 250/44 Na इनटू एटोमोसिटी कितनी है CO2 की? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 है। तो ये हो जाएगा 250, 250, 750 750/44 Na एटम्स हो जाएंगे। इतने एटम्स प्रेजेंट हैं और इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मैंने कहा हाँ। अब मैंने कहा अब प्रोटॉन बताओ कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। आपने कहा ठीक है भैया ये भी आसानी है। अब हमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है ये हमें बताना है, ठीक है। एक में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 22। और टोटल कितने हैं? टोटल कितने मॉलिक्यूल है? इतने मॉलिक्यूल है। इतने मॉलिक्यूल को अगर इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल प्रोटॉन पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल प्रोटॉन देखो ये सब सेम पहले की तरह है कि येलो सीड, रेड सीड और ब्लू सीड की तरह कि 2 सीड प्रेजेंट है। मैंने पूछा नंबर ऑफ येलो सीड इन 100 एप्पल्स। आपने कहा 100 एप्पल टोटल है तो 100 इंटू 2 कर देंगे तो येलो सीड आ जाएगा 200। इसी तरह मैंने बोला इतने मॉलिक्यूल है टोटल, इतने आइडेंटिटी है और उसमें प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन न्यूक्लियन एटॉम में मैंने पूछा प्रोटॉन 22 है तो उसमें से बताओ टोटल प्रोटॉन कितने होंगे इतने में। आपने कहा जो इतने मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दे टोटल आ जाएगा प्रोटॉन। मैंने कहा ये भी ठीक है। कितने टोटल कितने आइडेंटिटी? 250/44 Na इंटू कितने प्रोटॉन है? 22 है 2 125 Na प्रोटॉन आ गया। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। आपने कहा कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं? टोटल न्यूट्रॉन्स, मैंने कहा टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं? आपने कहा फिर वो भी तो ऐसे ही होगा। टोटल कितने मॉलिक्यूल इतने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? एक में 22 है, 22 न्यूट्रॉन्स हैं और इतने आइडेंटिटी है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको जो कि सेम आ जाएगा 125 Na, ठीक है। न्यूट्रॉन्स हमने क्या फाइंड कर लिया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किसमें 250 ग्राम ऑफ CO2 सैंपल में। अब मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और इलेक्ट्रॉन भी सेम ही 22 इलेक्ट्रॉन है और अगर मैं 22 इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा इतने मॉलिक्यूल से हमारा 125 Na आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स कैसे फाइंड होते हैं। अब देखो न्यूक्लियॉन्स फाइंड करने के लिए पहले न्यूक्लियॉन्स फाइंड करते हैं उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियॉन्स क्या है कि न्यूक्लियॉन्स के लिए कितने मॉलिक्यूल है टोटल? 250/44 Na इनटू टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? तो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं न्यूक्लियस बनता है। प्रोटॉन कितने हैं? 22 और न्यूट्रॉन कितने? 22 44 44 हैं। तो इस मॉलिक्यूल के टोटल मॉलिक्यूल नंबर को मैं 44 न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करूंगा, 44 न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या पता चल जाएगा कितने न्यूक्लियॉन्स इतने में प्रेजेंट है, कितने न्यूक्लियन 250 ग्राम ऑफ CO2 में प्रेजेंट है, हमें ये पता चल जाएगा। आई होप ये सैंपल एनालिसिस आपको समझ में आया। अब देखते हैं लास्ट हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखो, उसके लिए मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आप एक बार नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? CO2 था, उसमें प्रोटॉन कितने थे? 22 और न्यूट्रॉन्स 22, इलेक्ट्रॉन 22, ठीक है। हमने कहा कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग अपने लोअर क्लास में पढ़ते हैं कि एक एटम जो एक एलिमेंट है उसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप इतना आपको समझ आएगा क्या किसे कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। मान लो कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें जो कि होता है 2 पहले सेल में और उसके बाद 4
आता है, जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं के और एल सेल में, ये तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। तो देखेंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। अब देखो एक CO2 के सैंपल में एक मॉलिक्यूल CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने आउटर मोस्ट कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 ये और 6 ये, 4 प्लस 6, पर ऑक्सीजन 2 है, CO2 2 ऑक्सीजन है इंटू 2, 6 दूनी 12, 12 प्लस 4 प्लस 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने के? एक CO2 सैंपल में। हमें पूछा क्या गया है? 250 ग्राम CO2 सैंपल में कितने 250 ग्राम CO2 सैंपल में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 250 ग्राम CO2 सैंपल में कितने मॉलिक्यूल मैंने फाइंड किया था? पिछले बार जो मैंने इरेज कर दिया वो था 250/44 Na। इतने मॉलिक्यूल थे इनटू कितने कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? एक में 16, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1000/11 Na। इतने हमारे क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने में? 250 ग्राम ऑफ CO2 सैंपल में। आई होप ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा सैंपल एनालिसिस था। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद एक कंक्लूजन पे आता हूं। थोड़ा सा कंक्लूजन जो होगा वो एडवांस लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैं क्वेश्चन कैसे एडवांस का बन सकता है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट करना, और ये क्वेश्चन अगर आपको न समझा एक बार फिर से रिमाइंड करेगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि चलो 250 ग्राम ऑफ CO2 की जगह 250 ग्राम ऑफ H2O लेते हैं। नहीं भैया, एक मिनट भैया, आप H2O चलो ठीक है आप लेते हो, 250 ग्राम क्योंकि मैंने, चलो ठीक है, मैंने पिछली बार 250 ग्राम लिए थे, इस बार भी 250 ग्राम ले लेते हैं, 250 ग्राम से लेते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने जो बताया था, जो पॉइंट बताना चाहता हूँ जो एडवांस लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट मैं इससे कंक्लूड करने वाला हूँ इस एग्जांपल से करने के बाद में। ठीक है, मैं 2 पॉइंट रहेगा, दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि क्या पॉइंट है जो कि एडवांस लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। आपने कहा ठीक है, हाँ भैया ठीक है, हम तैयार हो गए। मैं कहा हाँ ठीक है, मैं क्या पॉइंट बताने वाला हूँ सामने में। देखो पहले इसका पहले कर ही लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, मैंने कहा 250 ग्राम ऑफ H2O है। चलो थोड़ा H2O को हम एक H2O मॉलिक्यूल को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक H2O मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? ये जरा ये मुझे बताना, कितने प्रोटॉन है एक H2O मॉलिक्यूल में? एक ऑक्सीजन में प्रोटॉन 1 होते हैं और न्यूट्रॉन 0 होते हैं। सॉरी, एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होते हैं और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। 1 प्रोटॉन है पर 2 है, 2 प्लस कितने एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 टोटल हो गए कितने? 10। मैंने कहा चलो न्यूट्रॉन बताओ। हाइड्रोजन में 0 होते हैं पर ऑक्सीजन में 8 होते हैं, इसलिए इसका हो गया 8। चलो ठीक है, मैंने बताओ इसका इलेक्ट्रॉन बताओ। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 10 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, और न्यूक्लियॉन कितने हो गए? न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि 18 हो गया। ठीक है, मेरा ये भी समझ है, और 18 हो गया। और इसका अगर एटॉमिक वेट बताओ कितना पूछेगा तो 18 × 1 U कर देंगे, इसका वेट आ जाएगा 18 U। चलो भैया ये भी समझ में आ गया। हम मैंने एक मॉलिक्यूल H2O के लिए इतना एनालिसिस मैंने कर लिया, मुझे पता था, और आप करते करते इतना तेज लोगे, ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब चलो भैया जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ H2O। आपने कहा ठीक है, टोटल वेट कितना है? 250 ग्राम अपॉन टोटल 250 ग्राम, और उसमें और एक H2O मॉलिक्यूल का वेट कितना है? आपने कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन द H2O, कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें डिसाइड करेगा, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, और टोटल मैंने प्लस किया वो 18 है, और 18 को मैंने 1 U से मल्टीप्लाई किया, 18 U है। ठीक है, तो ये 18 U हो जाएगा। मैंने कहा ये U है, आपने ये G है, मैंने कहा ये ग्राम है, ये यूनिफाइड मास है, यूनिफाइड मास को आप ग्राम में चेंज करो। आपने कहा ठीक है भैया, मैंने चेंज कर दिया, और इसके बाद मैंने आपको बताया 250/18 Na आ जाएगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये Na है। आपने कहा ठीक है भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में पता चल गया ये। मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, प्रोटॉन बताओ। आपने कहा टोटल प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 10 प्रोटॉन है, बट हमें टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? टोटल मॉलिक्यूल है 250/18
दस प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल प्रोटॉन कितने बच जाएंगे, 250 ग्राम ऑफ H2O में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इतने। इतने प्रोटॉन प्रेजेंट है। मैंने कहा चलो ठीक है भैया न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। मैंने कहा टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 250/18 इनटू कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 250 तो 2000/18 Na। मैंने कहा चलो ठीक है आप इलेक्ट्रॉन बताओ। आपने कहा टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने हैं Na। मैंने कहा हाँ ठीक है। आपने कहा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, आपने कहा 10 है, तो भैया ये हो जाएगा 2500/18 Na। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या क्या बचा है, आपने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। अब देखो H2O में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन में क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही लास्ट में पड़ा होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। पर दो हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर 2 पहले सेल में होते हैं, 6 लास्ट सेल में होते हैं। लास्ट सेल का आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 6 लिखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। हमारा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, H2 का एक मॉलिक्यूल का 8 होता है। तो क्या होगा, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 250/18 इनटू Na। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2000/18 Na आ जाएगा। ये हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्या बचा भैया, सैंपल एनालिसिस में और क्या फाइंड कर सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंटली 250 ग्राम ऑफ H2O सैंपल में। मैंने कहा टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, आपने कहा 250/18 Na इनटू एक में कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, मैंने कहा एक में तो 18 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट। मैंने कहा 18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने कहा चलो ठीक है 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18 कट गया, 250 Na आ गया। आपने कहा भैया हाँ चलो ठीक है, अब बताओ आप बताना क्या चाहते हो। मैंने ये क्वेश्चन तो कर लिया, थोड़ा क्वेश्चन में हैबिट बन गई और थोड़ा सा आसान भी हो गया। भैया हम जितनी बार ये क्वेश्चन करते जा रहे हैं उतनी बार ये क्वेश्चन आसान होता जा रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो आसान तो होता जा रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया और एनालिसिस ऑफ सैंपल भी समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं कुछ चीजें लिख लेता हूँ, पहले एडजेक्टिव लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आसानी होगी मुझे, तो मैं पहले से लिख लेता हूँ, जब लिखता रहूंगा और समझाऊंगा मैं समझ नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ और फिर से बताता हूँ आपको। हाँ तो देखो मैंने क्या लिखा है, देखो अभी मैंने जो पिछला एग्जाम्पल बताया उसमें 250 ग्राम ऑफ CO2 और 250 ग्राम ऑफ H2O, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने वेट तो सेम लिया था, मैंने क्या लिया, वेट जो लिया वो मैंने सेम लिया दोनों में। अब दोनों में हम एनालिसिस क्या करेंगे, देखो दोनों में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो 250 Na आए और 250 Na आए, वो न्यूक्लियॉन्स देखोगे तो दोनों में सेम आए। सेम क्यों आए, अगर मैं आपसे पूछूं तो सेम क्यों आए न्यूक्लियॉन्स, तो इसका आंसर ये है क्योंकि वेट सेम है, क्योंकि वेट सेम है। न्यूक्लियॉन्स डिपेंड नहीं करते कि वो क्या कौन सा सैंपल है, H2O है या CO2 है। न्यूक्लियॉन्स ये डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स ये डिपेंड करते हैं कितने उसका क्या कहते हैं, कितने उसके अंदर प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितने और उसका वेट कितना है, इस पे डिपेंड करते हैं न्यूक्लियॉन्स। अगर 250 ग्राम ऑफ CO2 है और 250 ग्राम ऑफ क्या है H2O है, दोनों का वेट सेम है, मतलब कि दोनों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। कैसे भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे सेम होंगे, दोनों का वेट अगर भैया इक्वल है तो दोनों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे। क्यों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो सेम होंगे, क्यों, क्योंकि देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो अगर इंडिविजुअल प्रोटॉन और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का वेट देखो तो एक सिमिलर वेट होता है, एक फिक्स वेट होता है। तो अगर 250 ग्राम में जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन पाया जाएगा उतना ही तो इतने इसमें 250 ग्राम ऑफ CO2 में पाया जाएगा ना। तो इसीलिए क्या, जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है और उतना ही इसमें पाया जाएगा, क्योंकि इसका वेट सेम है। इसीलिए अगर इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है तो इसीलिए जब दोनों को प्लस करेंगे तो उनका जो न्यूक्लियॉन्स होगा वो भी सेम आएगा।
ये था हमारा पहला क्या ऑब्जर्वेशन नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, irrespective of the sample, irrespective of the sample, if the weight of the sample is same, then their nucleons is also same. Irrespective of the sample, if the weight of the sample is same, then their nucleons is going to be same. ये हमारा पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? अब देखो मैंने 250 ग्राम CO2 में 250 ग्राम, मुझे हिंदी याद नहीं चलती, आधी इंग्लिश निकलती, इसके लिए मुझे माफ करना। देखो 250 ग्राम ऑफ CO2 है, तो इसमें क्या जो न्यूक्लियॉन्स आया 250 Na आया, मतलब कि 250 ग्राम की जगह 250 Na, मतलब कि ग्राम की जगह Na लिख दे तो उतने ही न्यूक्लियॉन्स आ जा रहे हैं। और इसमें भी देखें तो 250 ग्राम है और इसमें क्या 250 Na है, मतलब ग्राम की जगह Na आ जा रहा है न्यूक्लियॉन्स में। हाँ ये होता है, ठीक है। अगर आपको न्यूक्लियॉन्स फाइंड करना है तो बार बार हम कैलकुलेशन करेंगे कि प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन्स कितने हैं। हम डायरेक्टली देखेंगे जितना ग्राम होगा, वेट जितना होगा उतना ही क्या होगा न्यूक्लियॉन्स होगा। बस हमें ग्राम हटाना है, Na लगाना है, ग्राम हटाना है, Na लगाना है, हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता चल जाएंगे। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ग्राम हटाना है और क्या Na लगाना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, इसलिए न्यूक्लियॉन जैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और ये इसमें सैंपल, इसमें आप थोड़ा सा मतलब आपको 2 सैंपल पूछ लेगा, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन बोल देगा करने के लिए, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल, थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगवा देगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तो आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट ही लिख लेना, वहाँ पे 250 ग्राम सैंपल है H2O का, तो उसमें डायरेक्ट 250 Na होंगे, मिस ग्राम को हटाना, Na लगाना। इसमें भी 250 ग्राम ऑफ CO2 है, तो इसमें ग्राम को हटाना, Na लगाना, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या अपने मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया में। मैंने देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें होते हैं वो मेनली मोल कॉन्सेप्ट से होते हैं, मतलब कि मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मैंने जो ये सैंपल एनालिसिस का किया ना, इसमें 99% मोल कॉन्सेप्ट लगता है। मोल कॉन्सेप्ट पहले अगर मैंने इसमें बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करो, मैंने पूछ लिया कि एक बक्से में, अपने फ्रेंड से पूछा अगर एक बक्से में अगर 100 किलो का बक्सा है तो बताओ, अगर उसमें एप्पल है, एक एप्पल का वेट 1 kg है, तो बताओ उसमें टोटल कितने एप्पल होंगे। वो तो पहले बताएगा मोल, पहले अगर मुझे मोल पता करना पड़ेगा, मोल से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ आइडेंटिटीज पता चलेगी, नंबर ऑफ एप्पल पता चलेंगे। आप कहोगे नहीं मुझे ये मोल नहीं पता है, मुझे डायरेक्ट बताओ। आपने कहा, वो कहेगा कि 100 किलो का बक्सा है, उसमें एक एप्पल 1 kg का है, तो 100/1 कर देंगे, 100/1 आधी हिंदी आधी इंग्लिश मीन्स 100/1 कर देंगे तो आ जाएगा 100 एप्पल। आपने कहा हाँ, आप अपने फ्रेंड से कहोगे हाँ ये तो सही है, पर तुम ये मोल का बात क्यों कर रहे थे, जब इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, तब उसको समझ में आएगा हाँ ये तो भी सही है। तो वैसे ही मैंने बताया कि बहुत सारे सैंपल है ऐसे क्वेश्चन, 99% कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट से टफ होते हैं, वो मैंने इस कॉन्सेप्ट से बताना सिखाया है, जो कि न्यूक्लियॉन्स की मदद से, और जो कि मैंने एप्पल की मदद से एग्जांपल से मैंने समझाया, कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से जो कि क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टफ लगे, आप इस मेथड से करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, और ये जेईई मेंस में बहुत हेल्प करेगा। बिलीव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस कैटेगरी से, ठीक है। तो हम मोल की तरफ चलो बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम मोल किताबी जो दुनिया में है उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। हमें दोनों तरफ से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम स्कूल में भी पूछा जाता है ऐसा वैसा, चलो ठीक है, और मोल से थोड़ा सा और है कि हमें क्लियरिफाई हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब देखो एक कोई भी चीज हो उसका मिनिमम वेट होता है, मतलब कि अगर हमारा वेट है कुछ 50 ग्राम, सॉरी 50 kg है, अगर हमारा किसी एक लड़के का वेट 50 kg, तो अगर वो उसने बोला 50 है, तो वो आपके दिमाग में पता चल जाएगा ये 50
केजी की बात कर रहा है, 50 ग्राम तो वो होगा नहीं, वो 50 केजी मिनिमम उसका वेट केजी में होगा, 1 केजी हो सकता है, 1 केजी से कम तो होगा नहीं किसी इंसान का वेट। आपने कहा हाँ सही, ये तो है। उसी तरह कुछ ऐसे मैंने बोला कि इसमें से एक पेंसिल, मान लो ये एक पेंसिल है, इसमें मैंने नोक लिया, इस नोक में मैंने जो ग्रेफाइट होती है मैंने बोला इसका वेट मेजर करके बताओ ये कितना है। तुम कहोगे क्या ये चूतिया बात बोल रहे हो भैया आप, ये छोटी से मैं इसमें कैसे नापूं, ना ये ग्राम का है ना ये मिलीग्राम का है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को, बहुत ज्यादा जो माइन्यूट चीजें होते हैं उनको नापने के लिए मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता है। आपने कहा कैसे बताओ, मैं बताता हूँ। अब मोल कॉन्सेप्ट का यूज एटम जैसे चीजों के लिए ही होता है। अब मोल कॉन्सेप्ट में देखो, एक थे एवोगैड्रो सर थे, ठीक है। अब उनसे पूछा गया कि मोल क्या होता है, उन्होंने डायरेक्ट डिफिनेशन दे दिया कि 6.022 × 10⁻23 आइडेंटिटीज हैं, ये एक मोल होता है। अब तुम तो चौंक गए, ये तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, ये तुम्हें कैसे पता चला सर आपको, मतलब सॉरी, ये आपको कैसे पता चला सर आपको? सर ने बोला ये तो मुझे सपना आया था। अब है नहीं, पर ये सपना कैसे आया था? 6.022 0.22 वो तो 6 × 10⁻23 भी आ सकता था, पर ये 0.22 क्या है? इसका मतलब है आपने कहीं कैलकुलेशन जरूर किया होगा, ये कैलकुलेटेड नंबर है, किसी कैलकुलेशन के तरीके से आया है। उन्होंने फाइनली आपको सही बताया, उन्होंने कहा हाँ, हम एक मोल को डिफाइन करते हैं 6.022 × Na। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, जिसे एवोगैड्रो सर ने दिया था, ठीक है। अब उसी को मोल कहते हैं। एक मोल में कितने आइडेंटिटीज होते हैं? 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अगर एक सब्सटेंस दिया होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी 6.022 × 10⁻23 होगी, हम उसे कह देंगे ये एक मोल है। और अगर इस 6.022 × 10⁻23 का इंटीग्रल होगा तो हम उसी को बोल देंगे इंटीग्रल मोल है उसका। अगर उसका डबल इंटीग्रल होगा बोल देंगे ये 2 मोल है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया है। अब चलते हैं हम कुछ मोल कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा हम और डिटेल में हलते हैं, ठीक है।